बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नज़ीर, उम्र खारजा और मुल्की सियासत में अहम डेवलपमेंट्स रूनुमा हो रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 4 मुल्की अहम दौरा किया। दौरे के आखिरी मरहले में उन्होंने दुशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यह कहना था कि पाकिस्तान के लिए पानी जिंदगी है और सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली को पाकिस्तान हरगिज कबूल नहीं करेगा और ना ही अपने हिस्से का पानी किसी को लेने देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पानी पर दारोमदार ग्लेशियर्स पर है। इससे कबल आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अजरबैजान, तुर्की और ईरान का दौरा किया और पाकिस्तान की सफारतकारी की। इसके अलावा एक और आम डेवलपमेंट भी हो रही है हांगकांग में, जिसमें हमने देखा नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर इसाक डार साहब मौजूद थे और जो आलमी सालसी की तंजीम है जो चाइना की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है, उसमें पाकिस्तान ने आज बाकायदा उसकी तौसीक की है, उसमें शमूलियत इख्तियार की है। पाकिस्तान भारत की बात करें तो तनाव जो है वो बदस्तूर जारी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से जलसों में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका है, अभी खत्म नहीं हुआ और पाकिस्तान किसी धोखे में ना रहे। उन्होंने यह भी कहा कि एटमी जंग की ब्लैकमेलिंग में वो नहीं आएंगे। अलबत्ता हमारे जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जनरल साहिर शमशाद साहब, उन्होंने गैर मुल्की न्यूज एजेंसी राइटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल की पोजीशन पे फोर्सेस चली गई हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन के खदशात पाए जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, भारतीय रुकन है बड़े अहम, और उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी, उनसे गुफ्तगू हुई टेलीविजन पे। उन्होंने क्या कहा राफेल तैयारों के हवाले से, मैं चाहूंगा कि आप खुद ही उनकी जबानी सुने कि पाकिस्तान ने कैसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं। आइए सुनते हैं राफेल तैयारों के गिराए जाने के हवाले से वो क्या कह रही हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज हैं, कितने गिरे हैं बताइए। पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। 5 तैयारे कहते हैं हमारे गिराए हैं और ये बड़े अहम रुकन है। तो इन हवालों से हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, अगर मुल्की सियासत की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पीटीआई ने एक्स पे अपनी पोस्ट में कहा है कि दोबारा से जो उनके कारकुनान है वो बड़ी तहरीक की तैयारी करें। ताम इससे एक रोज कबल ही उनकी हमशीरा अलीमा खान साहबा ने कहा था कि वो कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर खान साहब की रिहाई के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये क्यों कर इबाम पाया जाता है और क्या तहरीक चलाने जा रहे हैं या गुफ्तो शरीद करने जा रहे हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से, ये भी आपकी नशिस्त में हम उठाएंगे। हमें 2 अहम पैनलिस्ट ज्वाइन किया है, सियासी जमातों के सीनियर अरकान है, उनका तारुफ में आपसे करा दे। तो हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है अंजुम वकील साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, आपका ताल्लुक है सीनियर रहनुमा, आपका सर बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया सैयद अली बुखारी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं, हमारे साथ जूम वीडियो लिंक पे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दौरानी गुफ्तगू हमें डॉक्टर कमर चीमा साहब ज्वाइन करेंगे जो मारूफ दिफाई तजियाकार हैं। दोनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। अंजुम वकील साहब, गुफ्तगू आगाज तो जरा इससे कर लेते हैं कि पाक भारत तनाव जो है वो अभी भी जारी है और हमने जैसे अभी आपने भी गुफ्तगू सुनी कि उनकी अब तो खुद अरकान पार्लियामेंट कह रहे हैं कि 5 तैयारे गिराए हैं। साथ में नरेंद्र मोदी साहब भारतीय वजीर आजम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ और पाकिस्तान किसी धोखे में ना रहे। आप किस तरह देखते हैं सारी सूरत हाल को? कौमी असम्बली और सेनेट में भी यह मामला डिस्कस हुआ और मुतफिका करारदादें पास हुई ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के जहाज़ गिरे, उनकी फ़ौज को डिफीट हुई, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका था जी। बल्कि ये धचका उनके लिए नहीं, पूरी दुनिया में एक अजीब बात थी कि इतना पावरफुल मुल्क जिसकी 1 करोड़ 40 करोड़ तकरीबन आबादी है और जिसके तकरीबन 600 बिलियन फॉरेन रिजर्व हैं और हमारे तकरीबन 15, 16 या 20 बिलियन है, तो उनके 900 तो उनके फाइटर जहाज़ हैं और हमारे पास 200-250 जहाज़ हैं। तो बहुत बड़ी एक इकानमी भी है, बहुत बड़ी एक पावर भी है। तो उस लिहाज से दुनिया के लिए कोई शक नहीं कि बड़ी एक अनहोनी बात है और यही हिंदुस्तान के अवाम के लिए भी एक अनहोनी बात है। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही उनको, इसमें कोई शक नहीं कि अब जो जंग छेड़ी गई है, उन्होंने अपने नंबर स्कोर करने के लिए और वोट हासिल करने के लिए शुरू की थी, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी नाकामी हुई है और अब उनकी अवाम उनको
तो लानत कर रही है। अब वो बड़े परेशान हैं मोदी साहब कि अपनी आवाम को बड़ी तसल्लियां दे रहे हैं, अपोजिशन से मिल रहे हैं उनको। शशि थरूर साहब को भेजा हुआ है बाहर, उन्हें भी नाकामी है कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी बिल्कुल, तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल में जो उनकी अपोजिशन है वो सख्त उन पर तनकीद कर रही है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमें हर लिहाज से मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमारा बड़ा मकार है और शुरू से हम जानते हैं उसको ना, ये नया दुश्मन नहीं है हमारा। तो इसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, हम हर वक्त तैयार हैं। और उसके लिए आप समझते हैं कि हमें सियासी यकसुई की भी जरूरत है अंदरूनी तौर पे? जी, कोई शक नहीं कि दुश्मन को जिस तरह शिकस्त हुई है वो पाकिस्तान को अंदरूनी इंतशार देखना चाहता है, अगर अंदर इंतशार हो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि कोई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो जिस तरह इक़दाम किए हैं, जिस तरह उन्हें ऑफ़र किया है कि मैं अपोजिशन के साथ हर जगह बैठ के बात करना चाहता हूँ, अपोजिशन को भी इस वक्त हालात को सोचना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की बका का मामला है और अल्लाह ताला ने जो हमें इज्जत दी है उस इज्जत को हमने कायम रखना है, इसलिए मुल्क के अंदर कोई ऐसा इंतशार पैदा ना हो। ये बड़ी आपने अहम नुकता किया कि इसको हमें सस्टेन करना है। आपकी इजाजत से मैं अली बुखारी साहब को भी वेलकम करता चलिए। अली बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे हमने गुफ्तगू भी सुनाई, सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो उनके अहम रुकने पार्लियामेंट है वो खुद मान रहे हैं कि 5 राफेल तैयारे गिरे, और हम देख रहे हैं शशि थरूर साहब को जो है वो कोई कामयाबी भी नहीं मिल रही, उनका अमेरिका का दौरा भी कोई कामयाब नहीं रहा, और जो साउथ अमेरिका में भी उनको हजीमत का सामना करना पड़ा। ऐसे में हमें सियासी यकसुई की जरूरत है, क्योंकि अब वो जख्म खुर्दा है और जाहिर बात है चुनाव है। बहुत से उनके नाकदीन नरेंद्र मोदी साहब के कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से शुरू होकर अब ऑपरेशन वोट बैंक की जानिब वो बढ़ रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर सियासी यकसुई की जरूरत है, जो हमने मई के दौरान देखा। अभी भी मई चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में सियासी यकसुई दिखाई दी। अब आप लोगों की जानिब से तहरीक चलाने की बात हो रही है, इससे कबल अलीमा खान साहबा ने कहा कुछ लोग कुछ दो की बात। तो क्या पीटीआई अब स्ट्रेटेजिकली पॉलिसी वाइज क्लैरिटी है इनमें या इबाम का शिकार है? गड़बड़ बयानात आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनवार भाई आपका। देखिए अनवार भाई, 2-3 चीजें तो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है ना। एक तो यह है कि जब इंडिया ने यहाँ पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, या मैं कहता हूँ एक उन्होंने एक झूठा किस्म का प्रोपेगेंडा करके हमला करने की कोशिश की, तो सारा मुल्क सारी कौम यकजान थी। हमारे लीडर इमरान खान साहब ने, मैं विटनेस इस चीज का, जेल से मैसेज दिया कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं, हमारी बर्री, हमारी बहरी, हमारी जो समुद्री अफवाज हैं उनके साथ खड़े हो जाएं और अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमने जंग लड़ना है, जिसका इजहार खुद DGI SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दिया। उन्होंने सारी सियासी पार्टियों का भी शुक्रिया अदा किया, उन्होंने यूथ का और सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। तो हम तो अपनी बात में कायम, और हम मुल्क के लिए लड़ते हैं, मुल्क के लिए हमारी रिस्पेक्ट मुल्क के लिए, हमारी जाने मुल्क के लिए, क्योंकि हमारा तो पैर एक है कुछ नहीं, ना हमारे मेफेयर में कोई मकान है, ना हम उस तरह के लीडर हैं जो कि अब चुप करके बैठ जाते हैं और एक लफ्ज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मोदी के खिलाफ नहीं देते या इंडिया के खिलाफ नहीं देते। हमारा लीडर तो जेल में भी है 2 साल से, उसके बावजूद वहां से स्टेटमेंट दे रहा है, और ये भी सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया के सामने उन्होंने वहां पर कहा था कि तैयार रहिएगा, ये मोदी जो है ये बिल्कुल अब इस हार को जो तस्लीम करने के उसमें नहीं होगा, और वो जरूर इसके कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। ही इज द फर्स्ट मैन, जिन्होंने सबसे पहले ये बात की थी, जो भी आपने भी जिक्र किया। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इंडिया को एक बदतरीन शिकस्त हुई, पूरी कौम ने मिलकर उसको शिकस्त दी। अब मैं आपके दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाता हूँ। देखें, हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम तो पॉलिटिकल विजन रखते हैं, हम तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने का भी हक रखते हैं, पॉलिटिकल नेगोशिएशन करने का भी हक रखते हैं, क्योंकि सियासी जमातों का यही काम होता है। कड़े बना देना, वाटर कैनन यूज कर देना, रबर बुलेट यूज करना, लाइव बुलेट यूज करना, रोक देना, दफा 144 लगा देना, MPO में लोगों को अंदर रख देना, जाली पर्चे, पॉलिटिकल मोटिवेटेड पर्चे, FIR कर देना, पॉलिटिकल पार्टियों का काम नहीं होता। जो ये ऐसे करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी होती ही नहीं है, वो आएगी किसी और रास्ते से होते हैं। तो जब किसी और रास्ते से आएंगे तो जाके ही तो करेंगे। अब आप जो ये बता दें, दुनिया सारी में हमेशा जो गुडविल जेस्चर है वो सिटिंग गवर्नमेंट्स देती हैं, क्योंकि उनके पास पावर कॉरिडोर होता है। ठीक, सिटिंग गवर्नमेंट्स बताती हैं, वो स्टार्ट करती हैं और आगे ये चीजें लेकर चलती हैं। हमारे पास तो भी नथिंग टू लूज, हमारा मैंडेट चोरी होगा, हरे हुए लोगों को MNA बना। गुडविल जेस्चर से आपकी क्या मुराद है? गुडविल जेस्चर का आपने कहा वो कुछ लोग कुछ दो के हवाले से कह रहे हैं। ऑन द वन साइड आप हमारी अपीलें ना लगने दें, ऑन द वन साइड आप बुशरा बीबी आज 7 में 7 ईयर्स पनिशमेंट है, 7 ईयर्स, जो कि प्रोबेटरी क्लॉज में फॉल ही नहीं करती, 10 साल से कम है। किसी ऑर्डिनरी भी खातून की हो तो वो भी बेल ग्रांट होती है और लगती है। यार बेल ग्रांट हो ना हो, डिसीजन हमारे हक में हो खिलाफ हो, पिटीशन नहीं लगने दी जा रही। दैट इज द फैक्चुअल पोजीशन।
और ऑन द अदर साइड आप कहें गला भी दबा दें और आपको हक भी मार लें, आपको कोड़े भी मारें, आपकी तजलील भी करें, आपकी माँ बहनों की इज्जत भी पामाल करें, आपके काम कारोबार भी तबाह करें, आप बोलें भी ना, मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है ये, मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जिसके ऊपर देखें अनवार भाई व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब मेरा सवाल पे आ जाए ना, आपने सर कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे सवाल पर जी मैं ये कह रहा हूं कि वो आपने सारा उसका सारा एक आपने सारा पस मंजर बयान कर दिया। अब सवाल ये है कि अब आप लोग तहरीक चलाने जा रहे हैं या, क्योंकि जुनैद खान साहब का भी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि उनको इसलिए इस्तीफा दिलवाया गया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से कि वो तहरीक चलाने के लिए कारकुनों को सरगर्म करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये बक स्टॉप सेट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमा खान साहबा कह रही हैं कुछ लोग कुछ दो के तहत बातचीत करें, सामने आएँ। तो अब इस वक्त आपकी पॉलिटिकल कमेटी ने क्या फैसला किया है, विच रूट दे विल फॉलो, इसका जवाब दीजिएगा। हमारी कोर कमेटी, हमारी पॉलिटिकल कमेटी, हमारी लीगल कमेटी, तीनों कमेटी इस चीज से मुत्तफिक है कि इमरान खान साहब ने कह दिया तहरीक चलानी है तो तहरीक चलानी है। अच्छा। अब कैसे चलानी है, क्या उसका वे आउट होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी, क्योंकि मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। ये किसी की मिरास तो नहीं है ना, किसी की विरासत तो नहीं है, किसी की जागीर तो नहीं है। इशू ये है कि एक पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की और स्टेट के दरमियान एक पैक्ट है, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर वो मुझे इजाजत देता है तो कोई इसको रोक नहीं सकता। बेशक आप किसी डीसी को जो है 1200 एमपीओ लगाने के ऊपर मेडल लगा दें तो जब कुछ इम्तियाज सारा इम्तियाज दे दे, बट दिस इज वेरी मच क्लियर एंड दिस इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है कि आप तहरीक चलाएंगे आप लोग। हमारी साइड से तो एक चीज आ गई, अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इसको कैसे डील करती है। ओके सर, इस पे बाल जो है गवर्नमेंट ही कोर्ट पे है। ठीक है, गवर्नमेंट ने देखना है कि या वो पॉलिटिकली बैठ के इसके मामला को सेटल डाउन करती है या वो इसी तरह की सियासत में आगे चलना चाहती है। ओके, जरा मेरे साथ रहेगा। आपका नुक्ता आ गया कि अब आप लोगों के तीनों फोरम्स ने फैसला कर दिया कि आप लोग तहरीक जो चलाने जा रहे हैं। मैं इसका जवाब मंजूर वकील साहब से लूंगा, लेकिन मैंने गायबाना तारुफ करा दिया था। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं दैट ही हैज मेड इट टू आवर स्टूडियोज। डॉक्टर कमर चीमा साहब, अ वेरी नोटेड सिक्योरिटी एनालिस्ट, माशाल्लाह भारतीय चैनल से भी जाके उन्होंने पट्टे चौक दिए थे और अभी भी जो है हमने उनका बयान सुनाया कमर चीमा साहब, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं कि 5 राफेल तैयारी गिरे थे। मैं आपका साथ हूं। अंजू वकील साहब, सर पहले ये इस मामले से तो निपट लेना। वो कह रहे हैं तीनों बड़े फोरम्स ने फैसला कर लिया है कि तहरीक चलाएंगे और आपको पता है वो इस्लामाबाद ही आते हैं जहां से आप MNA और अली बुखारी साहब ने भी इलेक्शन लड़ा था। क्या कहेंगे सर इस पर? देखें जी, बेसिकली तो मैं फिर ये कहूँगा कि इस वक्त ज़रूरत तो सियासी इत्तेहाद की इंतशार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जब भी पाकिस्तान किसी मूवमेंट में होता है, किसी बेहतर तरफ फ्लाई करना शुरू होता है तो इंतशार की कोशिश करते हैं। उसकी पहली दफ़ा बात नहीं है ये, इससे पहले भी आते हैं। जब चाइना का सदर पाकिस्तान आ रहा था उसमें भी इंतशार हुआ, उसका मलेशिया का सदर उसका मलेशिया का सदर आया फिर भी इंतशार हुआ, अभी SCO कॉन्फ्रेंस हुई फिर भी इंतशार हुआ। तो जब भी पाकिस्तान एक बेहतरी की तरह गामजन होता है तो इंतशार होता है। आईनी हक है। नहीं, आईनी हक है, लेकिन उसी वक्त हक होता है जब मेहमान आए उस वक्त, या मुल्क जो क्राइसिस में हो। आज मुल्क जिस तरह आपके सामने है कि हम आज भी हालत जंग में, अगर वो हमें तो अपने मुकाबले दुश्मन में कोई एतमाद नहीं है। तो कह रहे हैं गुडविल जेस्चर दिखाएं, अली बुखारी साहब कह रहे हैं गुडविल जेस्चर दिखाएं, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो। वैसे भी हुकूमत देने की पोजीशन में होती है, हुकूमत बिल्कुल देने की बात करने के लिए आए, तैयार हों। तो ये इनका तो एक ही मकसद है जी, पहले इमरान खान को रहा करें, पहले भाई आपके आगे सियासी पार्टी है, आपके लोग हैं, बैठे हुकूमत से बात करें। हुकूमत बात करने के लिए, ये तो हुकूमत से बात करने के तैयार नहीं, तो कहते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, फ्रांस में बात करेंगे। एक जमहूरी पार्टी है तो वो बैठ के बात करे, बात करने से इंशाल्लाह मामलात हल होते हैं। हुकूमत तैयार है बात के लिए? बिल्कुल हुकूमत तैयार है बात करने का। ठीक है, मैं दोबारा आपको लौट के आऊंगा। अली भाई आपके पास भी आऊंगा। मैं डॉक्टर कमर चीमा साहब से जान लूँ। डॉक्टर कमर साहब, सर आप बताएं, इस वक्त हम पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है पॉलिटिक्स भी चलती है और जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पॉलिटिक्स है वो भी चल रही है। भारतीय सफारती वक्त मौजूद है, वो अमेरिका और साउथ अमेरिका जाकर वो कन्विंस कर रहे हैं, भारत के बयानियों को बढ़ोतरी दे रहे हैं और अब एक नया नुक्ता लेकर आ रहे हैं कि ये तो हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, हमारे खिलाफ 2 हरीफ थे, पाकिस्तान और चाइना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अमेरिका पहुंच चुके हैं, हमारा सफारती वक्त वो भी मुलाकातें करेगा। आप किस तरह देख रहे हैं सारे सिनेरियो को? आज तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब ने कहा कि दोनों फोर्सेस 22 अप्रैल की पोजीशन पे, यानी पहलगाम वाक़े से पहले की पोजीशन पे चली गई हैं। आपको कोई मिस एडवेंचर नजर आता है या आप समझते हैं कि गीदड़ बपकियां जो नरेंद्र मोदी साहब इश्तियाल अंगेज बयान दे रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं, रुका नहीं, और पाकिस्तानी नौजवानों को कह रहे हैं कि रोटी खाओ वरना खुदा न खास्ता उनके मुंह में खाक, गोली जो है वो तैयार है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह कि जिस तरह आपने चेयरमैन जॉइंट चीफ का जिक्र किया कि वो कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों की जो फौजें हैं रेसिप्रोकली वापस चली गई हैं 22 अप्रैल से। जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फौजें वापस चली हैं तो ऑपरेशन सिंदूर कहाँ हो रहा है?
ऑपरेशन सिंदूर तो फौजों ने करना था ना, तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे चल रहा है? सो ये बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब को जो एक मिलिटरली एंड डिप्लोमेटिकली दोनों सेटबैक हुए हैं। मिलिटरली उनको ये था कि मेरे पास S-400 है, मेरे पास राफेल हैं, जो कि 2019-20 में उन्होंने जिक्र भी किया था कि अब हमारे पास राफेल हैं। जब वो तो पुलवामा हुआ जी होते जी अगर होते तो हम ये कर देते। अब वो कह रहे हैं कि जी बहुत ही नाकिस जहाज थे। और दूसरी बात है कि कल आपने इंडियन एयरफोर्स चीफ का भी स्टेटमेंट सुनी कि वो कह रहे थे कि जनाब आप कमिटमेंट कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, इक्विपमेंट हमारे पास आता नहीं है और हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, जंगें आप रख देते हैं। ठीक है, सो अभी देखें ना कि इंडिया के अंदर जंग को अभी 3 हफ्ते खत्म नहीं हुए, जंग को जो भारत और पाकिस्तान की, और इंडियन एयर चीफ जो है इसी महीने देखिए 10 तारीख को पाकिस्तान ने हमला जो जवाब दिया, तो आज 3 हफ्ते नहीं हुए और उन्होंने पोल खोल दिया है कि किस तरह अंडर रिसोर्स थी इंडियन एयरफोर्स, लेकिन फिर भी उनको मजबूर किया गया कि जंग लड़े। और अब आज आपने देखा कि राजनाथ सिंह साहब एक उनके बेड़े पे गए हुए थे और वहां जाके कह रहे थे अब हमारी नेवी करेगी। हाँ। अनवार साहब, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क, कोई इलाका आप बताएं जहां पे लीडरशिप इस तरह बोलती हो कि अब हम गोली मारेंगे तुम्हें, अब हम हमारी नेवी तुम पे हमला करेगी? कुछ दुनिया में ऐसे है? नहीं है। ये सिर्फ हमारे खित्ते में। और मेरा ख्याल है कि जो डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के अंदर है, जो भारत के अंदर है, वो बिल्कुल इसको नोटिस कर रहे हैं। वो अपनी हुकूमतों को बता रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिकली अपनी पोजीशन को सामने रखा है और किस तरह इंडिया जो है वो एक डिप्लोमेटिकली जो चैलेंज उनको आया तो उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को भेज दिया। अब मजे की बात सुने कि कोलंबिया को कंप्लेन कर रहे थे आज शशि थरूर साहब कि हमने जब पाकिस्तान पे हमला किया तो आपने पाकिस्तान से अफसोस का इजहार क्यों किया? ये अगर बात कोलंबिया से अफसोस तक तो फिर सुलह कर लो, तो फिर सुलह कर लो। मतलब आप देखें ना, और देखें अमेरिका जैसे गए अमेरिका थे, कंप्लेन अमेरिका से करनी और क्या कोलंबिया को रहे हैं कि आपने क्यों अफसोस किया पाकिस्तान से। हालांकि दुनिया के हर मुल्क ने कहा कि मासूम लोगों की जानें गई हैं, आपने मस्जिदों पे हमले किए, बच्चे थे, बेटियां थी, कौन इस तरह करता है? सो मैं समझता हूं कि मिलिटरली सेटबैक हुआ, पॉलिटिकली सेटबैक हुआ। और अनवार साहब, एक और बात बताऊं जो हमारे खित्ते के लिए बड़ा डेंजरस है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी जो इलेक्टोरल गेन्स हैं या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लिंक कर दिया है अपनी फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी और नेशनल सिक्योरिटी से। सही कह रहे हैं। अगर वो जाते हैं S-400 लेते हैं तो मैं इस दफा ये कर दूंगा, अब लोगों को पता होता है कि हमारे पास S-400 कुछ नहीं होगा। जाते हैं राफेल लेते हैं, वो कहते हैं अब लोगों को पता चल गया जी हमारे पास राफेल है तो अब कुछ नहीं होगा। अब होता क्या है, जब सेटबैक होता है उन्हीं डोमेन्स में जो अवाम के सामने इन्होंने अपने प्लस पॉइंट बताए होते हैं, तो फिर वो पैनिक में जाते हैं, फिर वो चाहते हैं मैं कुछ ऐसी एडवेंचरिज्म करूं। सो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है ताकि लोगों को कंफ्यूज रखूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की लीडरशिप ने, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री दोनों ने जिस तरह मैं समझता हूं अपने आप को पेश किया दुनिया के सामने, मैं समझता हूं कि दुनिया आज खुद ही हमारी तारीफ कर रही है। लेकिन सर, जैसे अंजुम वकील साहब ने अच्छी बात की कि अब इस ट्रेजेक्टरी को हमने सस्टेन रखना है। और अली बुखारी साहब, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो बलूचिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान है शाहिद रिंद साहब, उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा कोयटा में भी एक जो फितनल हिंदुस्तान है, जो भारत की प्रॉक्सी है, BLA, जिनको अब फितनल हिंदुस्तान कहते हैं, उन्होंने फिर एक कार्रवाई डाली है। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायत बुलेदी साहब जामे शहादत उन्होंने नोश किया है। तो सर, इन हालात में आप नहीं समझते कि अंजुम वकील साहब कह रहे हैं कि उनकी जमात तो बातचीत के लिए तैयार है, आपने भी तहरीक चलाकर कोई अपने अहदाफ हासिल नहीं किए, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, तो अगर उसको दोबारा उसी आपने लाएअमल को अपनाना है जिसके अहदाफ हासिल नहीं पहले हो पाए, तो क्या ऐसा नया अचीव हो जाएगा जो दोबारा उसी राह पे चल रहे हैं? बातचीत करें, गुफ्तगू करें, और अगर गुफ्तगू करनी है तो फिर इनसे करें। वो जो अलीमा खान साहबा कह रही हैं या जो अली जफर साहब कहते हैं या आज शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, इन्हीं से बात करें। सर, एस्टैब्लिशमेंट ने तो आपको कह दिया है कि जी सियासतदानों से ही बात करें, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बुखारी साहब। देखिए अनवर भाई, 3 क्वेश्चन आपके हैं, मैं 1 बाय 1 इनको एड्रेस करूंगा। प्लीज। नंबर 1 ये कि हुकूमत से किस तरह बात हो सकती है। ये वो हुकूमत है जो आज की तारीख में, आज की डेट में सेनेटर मुश्ताक जिन्होंने एक कैंप लगाया प्रेस क्लब के बाहर, किसके बाहर? प्रेस क्लब के बाहर कैंप लगाया जब रेजोल्यूशन लेकर आ रहे थे, किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। और उसके अंदर सिर्फ सेक्रेटरी थे, उसको उन्होंने उठा के अंदर रखा, उनकी बीवी को अंदर रखा, उनकी बच्ची को अंदर रखा और पर्चा दिया। और जब हमारा बार का सदर गया वहां पर, किनकी बात कर रहे हैं आप? इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का, तो एसी ने कहा मेरी बात नहीं है जो कि ऊपर डीसी से बात करें। तो ये आज ये सेनेटर मुश्ताक साहब की, अच्छा मुश्ताक साहब, ठीक, जी जी जी, प्रेस क्लब के बाहर अगर बंदे को 4 बंदों को इजराइल के खिलाफ
जी उनकी बात कर रहा हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड है। अभी मैं एक टीवी प्रोग्राम में था, वहां पर मेरे साथ बैठे हुए थे हमारे इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट नईम गुजर साहब भी, उन्होंने ओपनली कहा, टीवी पे नाम लेके कहा कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर की बात किया कि भाई ये क्या तरीका कार, उसने कहा डीसी साहब से बात करना है, ऊपर से हुक्म मिला हुआ था। ये हुकूमत की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ बैठ के जिन्होंने नेगोशिएशन कमेटी में जिनको हेड करा था इरफान सदीकी साहब, जिसमें इनके सारे बाकी जो इनके साथ कोलिशन पार्टी थे वो भी मौजूद थे, हमारी पार्टी भी मौजूद थी, हमारी भी कोलिशन पार्टनर्स में मौजूद थे। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे बैठ के कहा जी के पीटीआई की बिल्कुल सही बात है कमेटी के कि जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं वो इमरान खान साहब से डिस्कस होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। और उसके बाद दोबारा उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं कि हम इनको जेल मुलाकात नहीं करवा सकते, दिस इज देयर वर्स्ट। इनके सीएम कौन है पंजाब की, इनकी बीबी बैठी हुई है, उसके जेल खाना जात किसके अंडर आता है, इनके अंडर आता है। उसका मिनिस्टर कौन है, इनके अंडर आता है। उसकी जो आईजी बैठा हुआ है पुलिस जेल में कौन है, ये इनके पास है। इनकी तो ये वर्थ है कि ये मुलाकात नहीं करा सकते। हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि वो कहते हैं हम बैठे आए ना यार, आप गवर्नमेंट में आप इसराइल के खिलाफ बंदे आपके बैठते हैं, जुलूस भी नहीं निकालते, आप कहते हैं दफे 144 लगाओ, इतना तो खौफजदा है ये। ऑन द अदर साइड में सेकंड एस्पेक्ट पे आ जाऊं, जो दूसरी बात की तहरीक अनवार भाई इसलिए नहीं चलती कि डे फर्स्ट को जो है आपको रिजल्ट मिल जाता। दुनिया की कोई तहरीक ऐसे नहीं आई। मैं पहली तहरीक जो स्टार्ट हुई मैं नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक से स्टार्ट करूं, अगर इस्लाम की तहरीक से तो मक्का से मदीना तक। सर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मजहब और सियासत को सर अलग रखें। उसके बाद मैं बिल्कुल मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद तहरीक पाकिस्तान स्टार्ट हुई तो फर्स्ट डे को नहीं हुई, इसके बाद चले तहरीक इनकलाब अगर ईरान में आई तो वन डे नहीं आई, उसमें बहुत सी जानें भी गई, उसमें खून भी बहाना पड़ता है, उसमें साथ चलना ही पड़ता है। लेकिन हम तो पाकिस्तानी है यार, हम तो सिर्फ एक चीज कह रहे हैं, हम कह रहे क्या हैं ये चीज तो आप पूछे मुझसे कि आप लोगों का क्या ना क्या। हम तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, दो नहीं एक पाकिस्तान। हम कह रहे हैं सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम तो कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो रख देना। मैं भी आपके सामने इसके लिए तहरीक चला रहे हैं, खान साहब की रिहाई के लिए चला रहे हैं। और नहीं, खान साहब की रिहाई के लिए चला रही है, रूल ऑफ लॉ के लिए चला रही है। खान साहब की रूल ऑफ लॉ की बात होगी तो हर हकदार को हक मिलेगा। दिस इज माय क्वेश्चन। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस नहीं होंगे कि अगर अली बुखारी ने 8 फरवरी को 50,000 वोटों से इलेक्शन लोगों का जीता और उसके बाद बाहर बैठा हुआ है और उससे पहले एक एप्लीकेशन भी नहीं आई कभी जिंदगी में, और आज 17 FIR है भुगत रहा है। दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, इनको कहते हैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड। उसके लिए तहरीक चला रहे हैं आप। इनको अपना रवैया बदलाना पड़ेगा, इनको अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा कि सदाब बादशाही अल्लाह की है। आपको साथ जो 99 में हुआ, आप लोग तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं थे। एक बंदा बशर मियां नवाज शरीफ के लिए नहीं निकला। और फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन एज वेल, आप भाई हैं बड़े। बात यह है कि आज तक इतनी बड़ी बात हुई जंग की, अभी हमें लेक्चर भी सुना कि सबको इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। जरा मियां नवाज शरीफ साहब को भी कहते हैं कोई एक स्टेटमेंट दे दो यार, 3 दफा के साहब का वजीर आजम रह चुके हो भी हैं, आप बैठे हुए हैं असेंबली के अंदर, एक स्टेटमेंट तो दे दें यार मोदी के खिलाफ, एक स्टेटमेंट तो दे दें इंडिया के खिलाफ। मान लिया कि आपके तलब होंगे बगैर वीजे के, आपके घर भी आते हैं, वो आपके पर्सनल मीटिंग में भी आते हैं, राष्ट्रीय तलब होंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ 25 करोड़ आबादी, ठीक है, अब आपका हक बनता है ना कि आप लफ्ज तो बोल देना। आपकी बेटी आज ही बैठ रही है, आज ही मैं देख रहा था कि वो लैया में गई है वहां एक इंस्टीट्यूशन में इफ्तार करने, वहां उन्होंने इंस्टीट्यूशन की बात नहीं की, इंडिया मोदी की बात नहीं की, सिर्फ इमरान खान की बात। आप लोग भी सर सिर्फ यही बात करते हैं, आप लोग भी इंडिया की बात ही करें। अभी खान साहब की रिहाई की उस वक्त से ही बात कर रहे हैं ना, फ्रैंकली हमने तो किया, हमारे तो खान ने जेल में बात की और क्या करें हम? अब जेल से निकाले, हमें दे बंदूक, हम जाके बॉर्डर पे लड़ने के लिए भी तैयार, हम तो यही कर सकते हैं ना यार। ओके अंजुम साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, आप इसका जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि सेनेटर मुश्ताक साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करने दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल करने दी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आए हैं, लेकिन वो आगे उनकी मूवमेंट जो है रेड जोन की तरफ थी। अच्छा, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। कोई जो पहले तय हुआ था हम रेड जोन की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, ये है कि रेड जोन की तरफ मूवमेंट थी जी, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो दूसरी बात यह है कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, देखिए जब भी हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, इनको मौका दिया गया, ये नहीं आए। अभी जब मुश्किल वक्त आया, अभी जब हिंदुस्तान के हमले की जो उन्होंने की, उस वक्त फिर एक दफा सब पार्टियों को बुलाया गया, ये नहीं आए, ब्रीफिंग में नहीं आए। तो इनकी मुहब्बल वतनी क्या है? देखिए आज का जो वक्त है, आज के हालात के मुताबिक मेरे ख्याल में एक मैच्योर पार्टी अगर होती तो ये कहती कि हम आपके साथ शामिल हैं, हम आपके साथ पूरी दुनिया सफारतकारी भी करेंगे, और मुल्क के अंदर भी इस वक्त पाकिस्तान का इमेज जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज ने और पाकिस्तानी कौम ने पूरी दुनिया में मनवाया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्क हिंदुस्तान के पीछे जो जिसका बड़ा घमंड था वो नहीं खड़े हुए, आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। चाइना जैसा मुल्क सामने आके खड़ा हुआ है, तुर्की सामने आके खड़ा हुआ है, और अजरबैजान सामने आके खड़े हुए हैं। फिर ईरान जैसे मुल्क जो हिंदुस्तान की बड़ी उम्मीद थी,
वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह ताला ने बड़ी सफारती तो इसको आपने जो कहा ना, ये जो सफारती कामयाबी है, इक्तिसादी भी आपको पता है मिनी मेरिकल की बात होती है, अभी बजट भी आना है, इसको सर पॉलिटिकली स्टेबलाइज करें ना पाकिस्तान को। वो कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, आप समझते हैं इस्लामाबाद में फिर अगर ऐसे विजुअल्स आए, कंटेनर्स लग जाएं, वो आना चाह रहे हैं, आप नहीं आने दे रहे, इसीलिए चलाना चाहते तो हैं। सियासी हैजान पैदा होगा ना। मैंने कहा ना कि उनकी मजबूरी ये है कि उनको जब भी पाकिस्तान वो कहते हैं कानून की हुक्मरानी के लिए हम कर रहे हैं। कानून की हुक्मरानी उस वक्त याद आती है। आज जब पाकिस्तान ना सिर्फ पूरी दुनिया पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है कि हमने एक जंग जीती है, आज जब पाकिस्तान एक दफा फिर दुनिया के साथ रिस्पेक्ट बन गई है, मायदे करने के लिए पाकिस्तानी सफारतकार जा रहे हैं, इन्हें चाहिए कि हमारे साथ शामिल होते हैं। कहते हैं हम भी तो आपने नहीं शामिल किया ना इसको? नहीं, हम शामिल करने के तैयार, सफारती वफ्द हम शामिल करने के तैयार हैं। इनकी मैं समझता हूं कि सवाए जो आपके सामने एक एहतजाज और इंतशार के अलावा कोई तो इन्हें इंगेज करें ना। नहीं, हम तो इंगेज करना चाहते, लेकिन वो कहते हैं आपने अभी आपने सारे एग्जांपल्स उन्होंने दिए इरफान सदीकी साहब की कि जी वो मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तमाम जो चीजें तय पाई थी, इख्तियारात की आपकी बात करते कि इख्तियार ही नहीं आपके पास। पीछे लास्ट टाइम जब हो रहा था तो कितनी जेल में मुलाकातें हमने करी, रिजल्ट क्या निकला इनका? हाँ, कमेटी इन्होंने खुद ही खत्म कर दी, ठीक है, खुद ही अनाउंस किया। तो अब भी मैं कहता हूँ वक्त है इनके पास कि मैच्योर हो जाए और इस वक्त पाकिस्तान की बात करें, और इंशाल्लाह इनको वो जो हमारी अदालतें हैं इंशाल्लाह वो रिलीफ ही देंगी, लेकिन थोड़ा सा मैच्योर। देखें अब आज इनको 15-15 साल सजा हुई है जिनको, अब्दुल लतीफ चित्राली, अकबर चित्राली साहब भी, लतीफ चित्राली साहब, उनको सजा हुई है। तो ये मैं नहीं तो उसका इंतजार करें, मजीद सजाओं का आपने कहा थोड़ा थोड़ा इंतजार करें। यही बात है ना, ये सजा इसलिए हुई है कि ताकि इनको समझ आए कि आप जब कानून हाथ में लेंगे तो फिर कानून एक्शन लेगा, कानून हरकत में आएगा। तो फिर इस तरह और बेगुनाह लोगों को, मासूम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए? नहीं, सियासी इंतकाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अब जब भी पीटीआई बाहर निकली है, आप देखें कितना नुकसान किया इन्होंने, दरख्त तक जला दिए इन्होंने, दरख्त, पेट्रोल बम इन्होंने फेंक, कहते हैं पुरअमन एहतजाज करेंगे। अली बुखारी साहब कह रहे थे पुरअमन एहतजाज। मैं पुरअमन भाई, मैं वो मेरे भाई हैं कहते हैं, लेकिन मैं तो सबूत की बात करता हूं। ठीक, मैं आपके पास भी आऊंगा। कमर चीमा साहब, जाहिर बात है इस तरफ हमारा जो है डोमेस्टिक फ्रंट भी ओपन है, चार्ज्ड है, हमेशा से पोलराइज सोसाइटी है, लेकिन आपने देखा कि वो जो पोलराइजेशन थी वो व्हेन इट वाज अगेंस्ट इंडिया तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। कैसे सस्टेन किया जा सकता है, जो आपने भी कहा कि हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मिलिटरीली फ्रंट पे, मीडियाई फ्रंट पे एक हतमी फतह नसीब हुई है, अल्लाह ताला की नुसरत शामिल थी, इसको कैसे सस्टेन किया जा सकता है? मैंने बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिज की कार्रवाइयों की बात की कि वो तो नुक्से अमन के वाकयात कराएंगे, तो ऐसे में हम सियासी हिजाम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लीडर्स का। ये 2-3 लीडर्स हैं हमारे, बैठ जाएं बंद कमरे में बैठ के मुस्तकबिल पाकिस्तान का तय कर सकते हैं। लेकिन दरअसल सवाल ये है कि ईगो इतनी ज़्यादा है और हर लीडर ये समझता है कि मैं जो है वो मुझे सपोर्ट आ जानी चाहिए और फिर मैं अकेले सारा कुछ मैं अकेले ही कर लूँगा। सो मेरा ख्याल है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तानी जो लीडर्स लोग हैं वो इन लीडर्स की तरफ देख रहे हैं। लेकिन जब लीडर्स कंफ्यूज नज़र आते हैं, क्योस की बात करते हैं, सड़कों पे लाने की बात करते हैं, मेरा ख्याल है दुनिया में ये कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि कोई भी हुकूमत आ जाए तो अपोजिशन सड़कों पर आ जाती है, लोगों को मुश्किलात डाल देती है। इस्लामाबाद के अंदर भी पैनिक फैल जाती है, लाहौर में पैनिक, बड़े शहरों में जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने जो कुछ अचीव की है वो भी जाने नजर आती है। इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो भी देखती हैं कि भाई यहाँ पे हम फोरकास्ट कर रहे थे कि स्टेबिलिटी, लेकिन ये जो पॉलिटिकल जो लगते आते हैं लोग तो हालात खराब हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले कुछ 1-2 जो प्रोटेस्ट हुए खास तौर पे जो इस्लामाबाद के अंदर हुए थे, उसके बाद एक खास किस्म का माहौल ऐसा बना है कि अब लोगों को इस चीज़ का पता है कि हमें पार्लियामेंट को अहमियत देनी है, लोगों को इस चीज़ का पता है कि इंस्टीट्यूशन में बैठ की तब्दीली आ सकती है। ये जो माजी में हम देखते थे ना सड़कों के ऊपर और तोड़ फोड़ और ये लोग इससे फैसले नहीं होने। देखिए अनवर साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग ये ऑर्गेनिकली लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए पाकिस्तान में महंगाई भी हुई है, पाकिस्तान में पेट्रोल 150 से सीधा 300 पे गया, लेकिन लोग सड़कों पे नहीं निकले थे। दैट डजंट मीन कि लोगों को तकलीफ नहीं हुई, लोग उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत किसी ना किसी हद तक रखते हैं। सवाल यह है कि जब पॉलिटिकल क्लास जानबूझ के लोगों को मोबिलाइज करे, अपने MNA MPs को कहे ये बैठे हैं MNA, इनको पता है कि कैसे कहा जाता है कि लोगों को बाहर लेके आओ, तुमने 5000 लेके आना, तुमने 3000 लेके आना, तो लोग नहीं आते कभी भी ऑन देयर ओन। आपको देखें लास्ट टाइम जब मुझे याद है पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते थे
थे 2010 में जब बिजली जाती थी हाँ। तो वाकई लोग सड़कों पे निकलते थे, बड़ी मुश्किल होती थी। पाकिस्तानी लोगों को आप महंगी भी बिजली देना तो वो लेने को तैयार हैं, लेकिन उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनके लिए मुश्किलात। और पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो काम करना चाहती है, लोअर मिडिल क्लास भी काम करना Yes. चाहती है, लोग अपने काम पे जाना चाहते हैं, उनको उन दिहाड़ीदार बंदे की दिहाड़ी मारी जाती है जब पैनिक फैलती है। और मेरे ख्याल में ये पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो भी फटीग्ड ही होंगे अली बुखारी साहब। फटीग्ड है और कोई बंदा खुद तो बाहर आने को तैयार नहीं है। अपने वर्कर्स का भी टेस्ट ले आते हैं, वो बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं, आप खुद कह रहे हैं, फिर 1000-1500 बंदा गिरफ्तार हो जाएगा। आज आपके एमएनए को सजा हो गई, बाकी वर्कर्स को भी हुई, तो मेरे ख्याल में उनको भी फटीग में ही आप लोग डालते हैं। इदारों में बैठ के सर अपने पार्लियामान में ये मामला हल करें, कोर्ट्स में जाएं। आप खुद एक माशाल्लाह एक बड़े टॉप के वकील हैं, वहां से अपने लिए रास्ता निकालें बुखारी साहब। देखें गौर भाई, बात यह है कि मैंने भी भाई की बात सुनी, मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि आप महंगाई कर दें और लोग बाहर नहीं आएंगे। भाईजान आपकी लोअर मिडिल क्लास हो गई है, जो मिडिल क्लास थी, जरा बाहर जाके देखें। आपने सही बात कही कि पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, डॉलर महंगा हो गया, चीनी, आटा, रोटी, दाल, हर चीज महंगी हुई। तो जो आपका मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास हो गया। और किसी मुल्क की इकॉनमी जो है, जितना हम पढ़े हैं, हमने स्टूडेंट लाइफ में देखा, या जितना लोगों को इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं, ईरान से स्टार्ट कर रहे हैं, आप उनको देखें तो हमेशा मुल्क को बिल्ड जो करती है वो आपकी मिडिल क्लास करती है। और मिडिल क्लास को आपने लोअर मिडिल क्लास कर दिया। किसके लिए? इन लोगों को बैठाने के लिए जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया। बात यह है कि असेंबली उनकी होती है जिनको लोग मैंडेट देते हैं, जिनको जो कि प्रिंसिपली और जो कि प्रैक्टिकली लोगों की वोटों से जीत के आए होते हैं। चौथे नंबर, तीसरे नंबर वालों को उठा के असेंबली में बैठा दे और कहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। ना लोग एक्सेप्ट करते हैं, ना हम एक्सेप्ट करते हैं, ना कोई दीन, मजहब, शरीयत इसकी इजाजत देती है। तो दिस इज एब्सोल्युटली अनदर थिंग। बाकी जितनी करारदादें, जितनी नजरिए, जितनी आइडियोलॉजी, जितनी भी आज तक चीजें चली हैं वो रोड पे चली हैं। अगर पाकिस्तान बना तो क्या कायद मोहम्मद अली जिन्ना रोड पे नहीं आए? क्या अगर जुल्फिकार अली भुट्टो ने फेम हासिल की और वो रोड पे नहीं आप समझते हैं आपको रोड से नताइज मिल जाएंगे अली बुखारी साहब? नहीं है, दुनिया सारी में हुए। सड़क से आपको नताइज मिल जाएंगे, सड़क गर्म करने से। डोनाल्ड ट्रंप भी बैठा हुआ तो लोगों के जोर पे बैठा। बुखारी साहब, मैं सर चूंकि लेट मी क्लियर यू वन मोर थिंग। अभी कह रहे हैं आ जाते हैं, सजा हो जाती है। भाई 14 साल सजा हुई थी नवाज शरीफ साहब को। जरा जाके हिस्ट्री तो देख लें, तारीख तो देख लें, कैसे माफीनामे और क्या क्या हुआ। इस तरह मत करें। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैसे ना 40 से 42 हजार पुलिस वाला आप खड़ा कर देते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, और कहते हैं उसके बाद लोगों ने ये, जब आपको नताइज का पता है तो अगर पुलिस वाले दोबारा खड़े कर दिए गए तो फिर क्या निकलेगा? नतायज देखिए ना, कहते हैं ना, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सफाई। हम ये अददी चीजों पर इनके ऊपर नहीं जाते, हम प्रिंसिपल के ऊपर जाते हैं। कामयाबी सर लीडरशिप तो निकलती रही है माजरत के साथ, और फिर वो वर्कर ही आपका सामने आता है। क्या दिया आपको भाई? ये कोई नवाज शरीफ की पार्टी नहीं है जो समोसों, अंडों पे और कबाबों पे और चावलों पे बिक्री हो। ये मार खाने वाले लोग हैं और इतने अरसा मार खा दोबारा मार खिलाने के लिए लाना चाह रहे हैं। एक महीने तो नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन मार नहीं खाई थी, उनको मच्छर काटते थे, पार्टी को छोड़ के भाग तो गए। बुखारी साहब आप अपने वर्कर्स को फिर मार खिलाने के लिए लाकर आ रहे हैं? अनवार भाई मेरी आप सुने, मार तो पड़ती है भाई, मार तो अच्छा, मार पड़ती है, ठीक। मार तो कोई पड़ी, मार तो सबको पड़ी है, नहीं पड़ी वो कह रहे हैं मार तो पड़ती है, और वो तैयार करा रहे हैं। और वो उन्होंने जो शेर पढ़ा है, वैसे तो वो भारत के खिलाफ होता है, लेकिन वो आपके खिलाफ शेर पढ़ रहे हैं कि मोमिन है तो करता है वो जो शेर है पूरा। बात यह है जी कि उनके खिलाफ भी है और इनके खिलाफ भी है, क्योंकि जो भी प्रिंसिपली स्ट्रांग खड़ा होगा, चाहे वो जिस जगह भी होगा, जो लॉ एंड जस्टिस की बात करेगा, जो इक्वलिटी की बात करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करेगा, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करेगा, तो भाईजान उसी के लिए आएगी ना बात। जो इन सब चीजों को सबोटाज करके जाती मुफाद के लिए अपनी उसके लिए बगैर वो लोगों के मैंडेट के लिए वो आके बैठने का, तो उसको साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते जी। वो बड़ी सीधी सी बात। ठीक है, आपका नुकता आगे आप कह रहे हैं कि अब यही आपका तरीका है जी। आप कुछ कह जाते फिर आप क्लोज कीजिएगा जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, ये जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है ना, पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास ने इनको वेपनाइज किया हुआ है अगेंस्ट द सिस्टम। अब फॉर एग्जांपल हमारा डायस्पोरा था, उसको वेपनाइज कर दिया, उसको चार्ज कर दिया, उसकी सारी की सारी जिसे कहते हैं ना, वो मिसगाइडेड बहुत सारी चीजों में हो गए। वो समझ रहे थे कि हमारी लीडरशिप जो है ये बिल्कुल इलेक्टेड है, ये बिल्कुल ठीक आई हुए हैं, इनके पीछे कोई खास मसले नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें अपने लोअर मिडिल क्लास अपने डायस्पोरा को, इनको प्रॉपर्ली, इनको इतना वेपनाइज ना करें कि आपके मुआशरे के अंदर क्योस पैदा हो जाए। ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इनके लिए। मैं अनवार साहब एक पॉइंट, जैसे आज मैं इंडिया की मैं बात सुन रहा था,
लीडर्स का काम होता है अपॉर्चुनिटीज देना और पैसा पैदा करने के लिए। हमारे लीडर जितने भी आते हैं वो सारे ये बताते हैं मैंने इधर इतने पैसे लगाए, इधर इतने पैसे लगाए। लोगों को मौका दें, इनको बताएं यंग लोगों को कि पैसा पैदा कैसे करना है, इनको अपनी वर्कफोर्स का हिस्सा बनाएं। आप किसी को, कोई इनको बताता है कि बॉम्ब ऐसे बनाना है, कोई इनको कहता है तुमने बाहर ऐसे निकलना है, कोई कहता है तुमने फ्ला रोड पे ऐसे पहुंचना है। कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं मार खाकर ही जो है भाई वो आप आपको नताइज वो मिलते हैं। जरूर सारा कुछ करें, लेकिन इनको बताएं पैसा पैदा कैसे करना है। इन लोगों को अच्छी वर्कफोर्स का हिस्सा बनाएं। इनको आपने किन कामों में लगा दिया है। ये हम देखते थे कि जब किसी दौर में कॉलेजेस में सियासत होती थी तो सियासतदान इस्तेमाल किया करते थे स्टूडेंट यूनियंस को। मैं समझता हूं कि इन बच्चों को हमने बहुत मिसयूज किया है। इनको खुदारा छोड़ दें, इनको अपने काम करने दें और आप अपनी सियासत करें। वकील साहब, इरादे जो हैं, अली बुखारी साहब ने तो शेर पढ़ना शुरू कर दिए हैं, वो तो एक इधर तबले जंग बजा रहे हैं आपके खिलाफ। देखें ये है कि इन्होंने एहतजाज करके भी देख लिया है, इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलमेंट पे हमला करके भी देख लिया, इन शोधा के यादगारों को जला के देख लिया। अब फिर इनका एक पब्लिक को जिस तरह इस्तेमाल करते हैं कि पीके से चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं, पब्लिक लेकर आते हैं और फिर कहते हैं मैं बड़ा जिले क्रॉस करके वापस पहुंच गया हूँ और यहाँ पब्लिक मर रही है। तो ये सारा देख, फिर इन्होंने देखें असेंबली केपी की असेंबली से रिजाइन करके भी देख लिया, नेशनल असेंबली से रिजाइन करके भी पंजाब हुकूमत से रिजाइन करके देख लिया और सारे फैसले इनके गलत साबित हुए हैं और इन्हीं को उसमें सफर करना पड़ा। लेकिन वो तो उस पर अब कायम है। नहीं, कायम नहीं है ना, कायम नहीं है ना। कायम होते तो ये अब नेशनल असेंबली में क्यों बैठे होते? कायम नहीं है ना। कायम होते तो वो पंजाब असेंबली में क्यों बैठे होते? ये कायम नहीं है। तो अब इनको चाहिए कि नेशनल असेंबली मौजूद है, प्रोविंशियल असेंबली मौजूद है, वहाँ बात करें, अपने मौक़िफ़ बयान करें कि हम पाकिस्तान के मज़हब शहरी हैं, हम हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं, आप ज़िम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करें। तो हुकूमत इनसे बात करने के लिए तैयार है। देखें ये इंतशार जो है हमेशा से पाकिस्तान को बिलखसूस जो इंतशारी पार्टी है, ये पीटीआई एक पार्टी है जो जब पाकिस्तान का मुश्किल वक्त आता है, जब पाकिस्तान तरक्की करना शुरू होता है, इंतशार लेकिन एक हकीकत है, सियासी हकीकत है, आपको उनको डील तो आपको उनसे करना पड़ेगा ना। हम डील करने के लिए तैयार हैं। बात है कुछ मुझे ये ना असेंबली में आए हैं ना, असेंबली में बैठे। आप मुझे बताएं स्वाय अवाम को जो मरवाने के अलावा कितने लीडर इनके अंदर हैं? कितने लीडर इनके अंदर हैं? सारे लीडर बाहर फिर रहे हैं तो अवाम को मरवा रहे हैं। लेकिन वो उस नुक्ते पे कायम है। बार का वक्त मैंने खत्म हो जवाब देता हूँ सर, ब्रीफली 30 सेकंड सर। अली भाई 30 सेकंड सर। पता नहीं है ये, मैं सिर्फ मेरे भाई को पता नहीं है, इनके पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। शाह महमूद कुरैशी जेल में है, डॉक्टर साहब वाले हाँ वो तो है, वो जेल में है, जेल में वो है, चीमा साहब जेल में है, बहुत से लोग और जेल में। और इनको बता दूं कि ये हमेशा इंतशारी पार्टी रही है। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट असगर खान की 1990 में, ये तो शुरू से ही बेनिफिशियरी आए हैं कहीं ना कहीं से। इनको तो हमेशा चोर असर से लाया गया। हम तो ओरिजिनल मैंडेट की बात कर रहे हैं और लोगों की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। आपका नुक्ता आ गया सर। जी अफसर वो जी जो वकील साहब आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बिल्कुल वी बिलीव इट जी, हम इस बिलीव करते हैं इसमें और इंशाल्लाह लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप ये पूछते हैं कि आपको लोगों ने असेंबली में भेजा है, आपको लोगों ने प्रोविंशियल असेंबली में भेजा है, आपको केपी की हुकूमत आपके पास है, आप लोगों की नुमाइंदगी क्या कर रहे हैं? लोगों के लिए क्या मसाइल, चाहे नेशनल असेंबली में मैं होता हूँ, कौन से मसाइल आप बयान कर रहे हैं लोगों के? सवाल एक के अलावा के एहतजाज करते आते हैं, एहतजाज करते हैं और कागज फाड़ के अंदर चले जाते हैं। कोई लोगों के अपने हल्के की बात नहीं करता, कोई अपने जो है जो केपी के सूबे उसके हालात देख लें, उधर पंजाब को भी देखें ना, सामने दोनों सूबे। चलें, वो इलेक्शन भी हो रहा है। अभी हमने ख्वाजा साद रफीक साहब की भी तकरीर सुनी थी। आपका बहुत शुक्रिया जो वकील साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब और अली बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान को खारजी और दाखिली चैलेंजेस का सामना है, अब कैसे आगे निपट के चलना है। मेरे ख्याल में सियासी यकसुई और एक डायरेक्शन के साथ, और जो हमें कामयाबी मिली है इसको बरकरार रखने के लिए आगे का लहमल तय करना है। यही आज का टेक अवे। कल तक के लिए सैयद मारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।